वेलकम टू जुडिशियल लाइब्रेरी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग मेंस आंसर राइटिंग की सीरीज़ स्टार्ट किए थे। मेंस आंसर राइटिंग की सीरीज़ में आपका आईपीसी का क्वेश्चन हो चुका था, जिसमें मैंने आपका मेंशरिया बताया था, एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन करवा चुकी हूँ आपका, और प्लेंट जो कि ड्राफ्टिंग से रिलेटेड है, तो ये भी मैं आपका करा चुकी हूँ। मतलब आपके 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैं करा चुकी हूँ मेंस आंसर राइटिंग की सीरीज़ में। आज मैं चौथा क्वेश्चन लेके आई हूँ मेंस आंसर राइटिंग का, जो कि आपका इंडियन एविडेंस एक्ट से है। ओके, इंडियन एविडेंस एक्ट जो कि आपका सिविल प्रोसीजर में भी लागू होता है, क्रिमिनल प्रोसीजर में भी लागू होता है, इसीलिए ये एक्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का आज जो मैं क्वेश्चन लेके आई हूँ, जो कि जुडिशरी से रिलेटेड है, इससे आपकी क्या होगी, मेंस आंसर राइटिंग की हैबिट होगी और आंसर लिखते कैसे आपको ये चीज़ मालूम चलेगी। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन है, न्यायिक कार्रवाइयों से आप क्या समझते हैं? भारतीय साक्ष्य अधिनियम कुछ कार्रवाइयों पर लागू नहीं होता है, स्पष्ट कीजिए। What do you understand by judicial proceedings? The Indian Evidence Act does not apply to certain proceedings. Explain. तो आज का ये क्वेश्चन है, ओके, कि न्यायिक कार्रवाइयों से आप क्या समझते हैं? भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कार्रवाइयाँ किन पर लागू होती है, किन पर नहीं लागू होती हैं? ये जुडिशरी में भी ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, और मैं क्वेश्चन हमेशा आपको बोथ लैंग्वेज में देती हूँ, मीन्स आपका हिंदी में भी देती हूँ, इंग्लिश में भी देती हूँ, ताकि आप लोगों को कोई लैंग्वेज इशू ना हो। हिंदी मीडियम वाले कहेंगे नहीं मैम हिंदी में नहीं है, मैं कैसे पढ़ सकता हूँ, ये पढ़ सकती हूँ। इंग्लिश वाले कहेंगे इंग्लिश में नहीं है, मैं कैसे पढ़ सकता हूँ। तो देखिए, लैंग्वेज बैरियर नहीं होता है, आपकी ट्रांसलेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, इसका बेनिफिट आपको लैंग्वेज पेपर में भी मिलेगा, इसीलिए मैं क्वेश्चन यहाँ बोथ लैंग्वेज में लेके आई हूँ। और प्रीवियस जितनी मेंस आंसर राइटिंग हुई थी वो भी बोथ लैंग्वेज में थी। मैं कवर हिंदी या इंग्लिश में ही करती थी, बट आपको बोथ लैंग्वेज में अगर किसी को पीडीएफ चाहिए होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और मैं पीडीएफ उसको प्रोवाइड करा दूंगी। बोथ लैंग्वेज, हिंदी में चाहिए हिंदी में, या इंग्लिश में, जो भी आपको लैंग्वेज होगी। ठीक है, तो आइए आज का आंसर स्टार्ट करते हैं। आंसर है आपका, भारतीय साक्ष्य अधिनियम किसी न्यायालय के समझ की सभी कार्रवाइयों में लागू होता है। साक्ष्य विधि उन कार्रवाइयों में नहीं लागू होती है जो न्यायिक नहीं होती है। ठीक है, तो अगर मैं आपका इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करूँ तो इंडियन एविडेंस एक्ट ओनली जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में लागू होता है। जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के अलावा ये किसी भी प्रोसीडिंग्स में लागू नहीं होता है। अब जुडिशियल प्रोसीडिंग्स क्या होती है, तो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स आपको कहीं भी इंडियन एविडेंस एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया है। मीन्स भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किसी भी धारा में ये नहीं बताया गया कि कौन सी कार्यवाही न्यायिक कार्यवाही होंगी, या न्यायिक कार्यवाही का अर्थ क्या होता है। ओके, इसके लिए चलते हैं सीआरपीसी में। सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, न्यायिक कार्यवाही दंड प्रक्रिया की संहिता की धारा 2I के अनुसार न्यायिक कार्यवाही में वह कार्यवाही सम्मिलित है जिसके दौरान साक्ष्य शपथ पर या तो लिया जाता है या लिया जा सकता है। मीन्स आपका जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है सेक्शन 2I हमें जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के बारे में बताता है। जुडिशियल प्रोसीडिंग्स ऐसी प्रोसीडिंग्स होती है जिनमें जो एविडेंस होता है वो ओथ पर लिया जाता है या फिर ओथ पर लिया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है आपका, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित कार्यवाहियों को न्यायिक कार्यवाही माना गया है। अब देखिए, किन किन कार्यवाहियों को न्यायिक कार्यवाही माना जाता है, किन किन कार्यवाहियों को नहीं माना जाता है। जुडिशरी में ये क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार आ चुका है। मैं यूपी जुडिशरी की बात कर रही हूँ। ठीक है, आपका अदर स्टेट जो भी स्टेट होगा आपका, वहाँ भी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चेक करिएगा, तो वहाँ ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि इंडियन एविडेंस एक्ट किन किन प्रोसीडिंग्स में लागू होता है, किन किन प्रोसीडिंग्स में लागू नहीं होता है, तो वहाँ उसको मेंशन करना पड़ता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं न्यायिक कार्यवाही किन किन कार्यवाहियों को माना जाता है। तो किसी डिक्री के निष्पादन की कार्यवाहियों को न्यायिक कार्यवाही माना जाता है। दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन भरण पोषण की कार्यवाही। अब दंड प्रक्रिया संहिता के सेक्शन 125 आपका मेंटेनेंस से रिलेटेड है। चैप्टर 9 सेक्शन 125 टू 128 आपका मेंटेनेंस की बात करता है। ओके, तो मेंटेनेंस पे भी आपका ये इंडियन एविडेंस एक्ट जो है लागू होगा। और यहाँ जो मैंने डिक्री के निष्पादन की बात की है, तो आपका ऑर्डर 21 एग्जीक्यूशंस की बात करता है सीपीसी का। ठीक है, तो वहाँ से रिलेटेड जितनी भी आपकी प्रोसीडिंग्स होगी वो आपकी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होगी। एंड थर्ड पॉइंट है आपका, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 97, 145 और 340 यानी 97, 145, 340 के अधीन जांच, जो भी इन्वेस्टिगेशन होता है इन सेक्शन के अधीन, वो भी आपकी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती है, यानी न्यायिक कार्यवाही होती है। फोर्थ है आपका, औद्योगिक अधिकरण के समझ की कार्यवाहियाँ हैं। 5 पॉइंट है आपका, किसी अभिकथन की सत्यता के बारे में मजिस्ट्रेट द्वारा जांच को जो
अभिकरण डिप्टी कमिश्नर को पेश की गई याचिका में निहित है। आपका 5वां पॉइंट था ये। छठा है आपका साक्ष्य अधिनियम चुनाव याचिका के विवरण में लागू होता है, यानी जो आपकी चुनाव इलेक्शन पिटीशंस होती है उसके विवरण में भी आपका साक्ष्य अधिनियम लागू होता है। 7 पॉइंट है आपका दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164। सीआरपीसी का सेक्शन 164 आपका कन्फेशन की बात करता है, जो भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट कन्फेशन रिकॉर्ड करता है किसी भी व्यक्ति का, ठीक है, तो वो आपका सीआरपीसी के सेक्शन 164 में जाता है और 164 भी आपका जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होता है, इसीलिए आपका वहाँ इंडियन एविडेंस एक्ट को फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। ओके। एंड 8 पॉइंट है आपका अवमान की कार्यवाही में साक्ष्य अधिनियम लागू होता है। मीन्स जितने भी कंटेम्प्ट से रिलेटेड केस होंगे, कंटेम्प्ट से रिलेटेड केस में आपका जुडिशियल प्रोसीडिंग्स लागू होता ही है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम या निम्नलिखित पर लागू नहीं होता है। अब किन पे ये लागू नहीं होता है, तो यहाँ ऊपर सबसे पहले ना जम्मू कश्मीर था, तो वो मैंने यहाँ से हटा दिया है। जम्मू कश्मीर मैंने यहाँ से इसलिए हटाया है कि जम्मू कश्मीर पहले जो था उसके लिए आर्टिकल 370 लागू होता था, ठीक है, बट 5 अगस्त 2019 से जम्मू कश्मीर को इंडियन टेरिटरी में शामिल कर लिया गया है और 31 अक्टूबर 2019 से इन्फोर्स कर दिया गया। क्या इन्फोर्स किया गया? यहाँ के जितने भी लॉ थे, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन थे, उनको वहाँ पे लागू कर दिया गया है जम्मू कश्मीर में। ओके, तो अब आर्टिकल 370 तो हटा ही दिया गया है, और जब हटा दिया गया है 5 अगस्त 2019 से हटा दिया गया, तो यहाँ के जितने भी रूल एंड रेगुलेशन थे तो वो इन्फोर्स कर दिए गए हैं आपका 31 अक्टूबर 2019 से। वहाँ आपके सारे एक्ट, इंडियन जितने लॉ चलते हैं वो वहाँ भी अब लागू होंगे, ठीक है। यहाँ इसीलिए मैंने आपका जम्मू एंड कश्मीर मेंशन नहीं किया है। फर्स्ट है आपका आर्मी एक्ट पे ये लागू नहीं होता है। सेकंड आपका नेवल डिसिप्लिन एक्ट पे ये लागू नहीं होता है। थर्ड है आपका इंडियन नेवी डिसिप्लिन एक्ट पे ये लागू नहीं होता है। 4 है आपका एयरफोर्स एक्ट पर ये लागू नहीं होता है। एंड 5 पॉइंट है आपका शपथ पत्रों पर यानी एफिडेविट पर ये लागू नहीं होता है। और 6 है मध्यस्थ कार्यवाहियों पर ये लागू नहीं होता है, ठीक है। मीन्स प्रोसीडिंग्स बिफोर एर्बिट्रेटर, एर्बिट्रेटर के सामने जो भी कार्रवाइयाँ होती हैं, मध्यस्थम के समक्ष जो भी कार्रवाइयाँ होती हैं, उन पे ये लागू नहीं होता है। अब आइए देखते हैं, कभी कभी क्वेश्चन में ये पूछ लेता है, कुछ हम लोग को पॉइंट्स दे देते हैं और ये पूछता है कि इन पे आपका इंडियन एविडेंस एक्ट लागू होता है या नहीं होता है, तो हमें वो बताना पड़ता है कि किन पे लागू होता है, किन पे नहीं होता है। न्यायिकेतर कार्रवाइयाँ, तो न्यायिकेतर कार्रवाइयाँ जो होती है नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, अब इसमें ये पूछता है कि आपका इंडियन एविडेंस एक्ट लागू होगा या नहीं। तो किन्हीं तथ्यों के विषय में की गई जांच जहां पर कोई विवेक का प्रयोग नहीं किया जा सकता है और कोई भी निर्णय नहीं दिया जा सकता है, किंतु एक कर्तव्य के रूप में निश्चित परिस्थितियों में कुछ करना है, तो वह न्यायिक जांच नहीं होगी बल्कि प्रशासनिक जांच होगी, ठीक है। तो जो आपकी न्यायिकेतर कार्रवाइयाँ होती हैं उनमें जो भी जांच होती है वो न्यायिक ना होकर यानी जुडिशियल ना होकर वो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव होती हैं, प्रशासनिक होती हैं। इसी प्रकार दंडाधिकारी के समक्ष कोई भी कार्रवाई नहीं होती है और इसलिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम उन कार्रवाइयों पर लागू नहीं होता है। ओके, देन आपका ये भी पूछता है, आपका विभागीय कार्रवाई डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स है। आपका विभागीय जांच उस वर्ग में नहीं आती जिसमें आपराधिक एवं सिविल कार्रवाइयाँ आती हैं, अतः भारतीय साक्ष्य अधिनियम के उपबंध इन विभागीय जांचों में लागू नहीं होते हैं। तथापि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत विभागीय जांच में भी लागू होते हैं। जो आपका इंडियन एविडेंस एक्ट है वो आपका डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स पर लागू नहीं होता है, विभागीय जांच पर बिल्कुल भी लागू नहीं होता है, किंतु आपका नैसर्गिक न्याय यानी नेचुरल जस्टिस का जो रूल है वो आपका विभागीय जांच में लागू होता है। अब नेचुरल जस्टिस का क्या रूल है ये आपको पता ही होगा। शपथ पत्र, एफिडेविट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम शपथ पत्रों पर लागू नहीं होता है। साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत शपथ पत्र साक्ष्य नहीं है जब तक कि वह आदेश 19 सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा अनुज्ञात ना हो। शपथ पत्र साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अधीन साक्ष्य की परिभाषा के अंतर्गत शामिल नहीं है और साक्ष्य के रूप में उनका प्रयोग केवल तभी हो सकता है यदि पर्याप्त आधारों पर न्यायालय सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 19 नियम 1 या 2 के अधीन आदेश पारित करता है। सिविल प्रक्रिया संहिता न्यायालय को किसी तथ्य को शपथ पत्र द्वारा साबित किए जाने का आदेश देने का अधिकार देती है। जब एक पक्षकार शपथ पत्र दाखिल करता है तो विपक्षी प्रति शपथ पत्र दाखिल कर सकता है। वह प्रति परीक्षा के लिए शपथकर्ता की उपस्थिति की मांग भी कर सकता है, ठीक है। तो आपका
जो शपथ पत्र है, ठीक है, तो शपथ पत्र पर आपका इंडियन एविडेंस एक्ट जो है लागू नहीं होता है, लेकिन आपका जो सिविल प्रक्रिया संहिता है यानी सीपीसी है, उसका ऑर्डर 19 रूल 1 एंड 2 ये बात करता है कि अगर कोर्ट चाहे तो शपथ पत्र को एज एविडेंस एडमिट कर सकता है। ओके, साक्ष्य अधिनियम शपथ पत्र पर लागू नहीं होता है, लेकिन उसका प्रयोग, ये देखिए यहाँ मैंने लिखा हुआ है और इसको मैंने बोर्ड किया हुआ है, यानी एफिडेविट का प्रयोग किन किन सेंस में होता है। तो ऑर्डर 19 रूल 1 एंड 2 एंड सीआरपीसी सेक्शन 295 एंड 296 के अंतर्गत आपका एफिडेविट एज अ एविडेंस यूज किया जा सकता है। ओके, निर्मला वर्सेस हरि सिंह AIR 2001 का केस देखते हैं। जब न्यायालय किसी तथ्य को शपथ पत्र द्वारा साबित करने का निर्देश नहीं देता है, यानी कोर्ट ये नहीं कहता है कि आप इस फैक्ट को आप एफिडेविट के द्वारा साबित करिए, तो आपका एविडेंस वो नहीं होगा। क्या नहीं होगा? आपका एफिडेविट एज अ एविडेंस कोर्ट में नहीं माना जाएगा। ओके, देन आपका सुधा देवी वर्सेस राम पी नारायण 1988 का ही केस है। ये केस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये केस कई बार आपका प्री एग्जाम में आ चुका है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत शपथ पत्र के कथन साक्ष्य नहीं होते हैं। मीन्स अगर मैं बोलूँ इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 3 के अंतर्गत आपका शपथ पत्र जो है आपका एफिडेविट क्या साक्ष्य है? तो आपका एफिडेविट एक एविडेंस नहीं है अंडर सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। मध्यस्थ के समझ की कार्यवाहियाँ, किसी मध्यस्थ यानी आपका आर्बिट्रेटर की बात हो रही है, ठीक है। प्रोसीडिंग्स बिफोर एन आर्बिट्रेटर्स, किसी मध्यस्थ के समझ की जाने वाली कार्यवाहियों पर यह अधिनियम लागू नहीं होता है, जिसका यह कारण है कि मुकदमे को मध्यस्थ के सुपुत्र करने का मुख्य उद्देश्य होता है कि मुकदमा संक्षिप्त कार्यवाहियों द्वारा शीघ्रतापूर्वक निपट जाए और उसमें नियमित वाद जैसी लंबी चौड़ी कार्यवाही ना करनी पड़े। मध्यस्थ नियमित न्यायालय नहीं होता और ना हम उसे अधिकरण ही कह सकते हैं। इसी कारण मध्यस्थ की कार्यवाहियों में साक्ष्य संबंधी नियमों का अनुसरण नहीं किया जाता है, किंतु नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार मध्यस्थ कार्य करने के लिए बाध्य है। मध्यस्थम जो है कार्य करने के लिए बाध्य है। मीन्स आपका जो प्रोसीडिंग्स बिफोर एन आर्बिट्रेटर्स होता है, वहाँ आपका इंडियन एविडेंस एक्ट फॉलो नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि आपका वो रेगुलर कोर्ट की तरह वहाँ केसेस नहीं चलते हैं, वहाँ इतने एविडेंस नहीं दिए जाते हैं। क्यों नहीं दिए जाते? उसका जो ऑब्जेक्ट होता है यानी उद्देश्य होता है आर्बिट्रेटर का, वो होता है कि आपका संक्षिप्त कार्यवाही द्वारा यानी समरी ट्रायल द्वारा आपको जल्द से जल्द आपको न्याय प्रदान किया जाए, ठीक है। बट वहाँ आपका नेचुरल जस्टिस यानी नैसर्गिक न्याय का रूल फॉलो किया जाता है। अब आते हैं कमीशन पे। तो सिविल प्रक्रिया संहिता या दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन नियुक्त किए गए कमिश्नर के समक्ष होने वाली न्यायिक कार्यवाहियों में साक्ष्य अधिनियम के उपबंध लागू होते हैं। मीन्स अगर मैं कमीशन की बात करूं तो कमीशन पे आपका सिविल प्रक्रिया संहिता यानी सीपीसी और सीआरपीसी के अंडर जिन्हें अपॉइंट किया जाता है, उन पे आपका इंडियन एविडेंस एक्ट जो है लागू होता है। ऐसा कमिश्नर साक्ष्यों को बुला सकता है और उनका साक्ष्य लेखबद्ध कर सकता है, ताकि यदि वह आवश्यक समझे तो इस प्रकार के साक्ष्य के आधार पर अपना प्रतिवेदन कर सकता है। तो ये था आपका न्यायिक कार्रवाई और न्यायिक कार्रवाई किन पर लागू होती, किन पर लागू नहीं होती है और क्या क्या न्यायिक कार्रवाई में शामिल होते हैं और क्या क्या नहीं होते। ओके, तो आज का वीडियो यही स्टॉप करते हैं और कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। और आप लोग को अगर इसकी PDF चाहिए होगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू।